आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। इस विश्लेषण में हम पश्चिम बंगाल के अतीत और वर्तमान की कहानी को समझेंगे, वो भी बिल्कुल ठोस ऐतिहासिक तथ्यों और डेटा के नजरिए से। इस सफर में हम बंगाल के सुनहरे ऐतिहासिक दौर से लेकर वामपंथी शासन, टीएमसी के उभार और हाल के विवादों से होते हुए वहां की अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को बारीकी से डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के उस ऐतिहासिक और सुनहरे दौर की जिसे समझे बिना आज के बंगाल को समझना नामुमकिन है। अब जरा इस जबरदस्त कंट्रास्ट पर गौर कीजिए। क्या आप जानते हैं कि सोर्स के मुताबिक सिंगापुर के संस्थापक ली क्वान यू ने आधुनिक सिंगापुर का सपना दरअसल कलकत्ता को देखकर बुना था। जी हाँ, लेकिन दूसरी तरफ आज की सच्चाई ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पश्चिम बंगाल भारत के 28 राज्यों में खिसककर 27वें नंबर पर आ गया है। आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे? इस सवाल का जवाब इतिहास के पन्नों में है। मशहूर अर्थशास्त्री इंगिस मैडिसन के रिसर्च को अगर देखें तो 17वीं और 18वीं सदी में पूरी दुनिया की जीडीपी में अकेले बंगाल का योगदान करीब 12% था। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में 12%, और ये अकूत दौलत मुख्य रूप से कच्चे रेशम के एक्सपोर्ट और वहां के बेहतरीन कपड़ा उद्योग से आ रही थी। और बात सिर्फ पैसे या व्यापार की नहीं थी। बंगाल उस दौर में बौद्धिक और वैज्ञानिक तरक्की का भी निर्विवाद नेता था। चाहे वो 1817 में बने एशिया के पहले आधुनिक शैक्षणिक संस्थान हिंदू कॉलेज की बात हो, या फिर जेसी बोस द्वारा रेडियो तरंगों के प्रसारण की, यहाँ तक कि देश का पहला आईआईटी भी 1951 में खड़गपुर में ही खुला था। मतलब बंगाल एजुकेशन और साइंस में बाकी देश से कई दशक आगे चल रहा था। और यही वजह है कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो पूरे देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 27% हिस्सा सीधे बंगाल से आता था। टाटा स्टील, बाटा, हिंदुस्तान मोटर्स, इन तमाम दिग्गज कंपनियों ने इस क्षेत्र को देश की औद्योगिक राजधानी बना रखा था। हर किसी की नज़र में बंगाल एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पावर हाउस की रफ्तार धीमी कर दी? इसे समझने के लिए हमें राजनीतिक और सामाजिक बदलावों के उस दौर को देखना होगा जिसने इस पूरे परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोर्स के मुताबिक इस बदलाव की कहानी शुरू होती है 1967 के एक गंभीर खाद्य संकट से। इस संकट ने जनता में भारी आक्रोश पैदा किया। हालात इतने बिगड़े कि 68 में कॉर्पोरेट जगत पर हिंसक हमले होने लगे, जिसमें उद्योगपति आदित्य बिरला पर हुआ सरेआम हमला काफी चर्चा में रहा। इसी भारी उथल पुथल के बीच 77 में ज्योति बसु के नेतृत्व में एक ऐसे कम्युनिस्ट शासन की नींव पड़ी जो अगले 34 सालों तक चलने वाला था। उस दौर की आर्थिक सोच को समझना हो तो उनका ये एक नारा काफी कुछ कह देता है। कंप्यूटर खाएबे ना लोग खाबे, यानी क्या कंप्यूटर खाएगा या लोग खाएंगे? सोर्स स्पष्ट करता है कि इसी सोच के चलते राज्य में आईटी क्रांति का भारी विरोध हुआ। डर ये था कि मशीनें इंसान की नौकरी खा जाएंगी, और नतीजा बंगाल आईटी हब बनने का एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका चूक गया, जिसका सीधा फायदा बाद में बैंगलोर जैसे शहरों को मिला। खैर, बात सिर्फ उद्योगों के जाने की नहीं थी। सोर्स एक और बेहद गंभीर पैटर्न की ओर इशारा करता है। इस दौरान एक मजबूत कैडर सिस्टम और राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हुआ। बताया जाता है कि 77 से लेकर 2011 के बीच राजनीतिक हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 28,000 तक पहुंच गया। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि उन 3 दशकों में राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए किस हद तक ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा था। और जब तक ये शासन खत्म हुआ, अर्थव्यवस्था पर इसका असर बिल्कुल साफ दिखने लगा था। जो राज्य 60 के दशक में राष्ट्रीय जीडीपी में 10.5% का योगदान देता था, वो 2011 आते आते महज 6.5% पर सिमट गया। ये एक ऐसा आर्थिक पतन था जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसी आर्थिक और सामाजिक निराशा के बीच बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान उठा। एक ऐसी ताकत जिसने इस 34 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। सोर्स हमें बताता है कि ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर कितना संघर्षपूर्ण रहा है। 1990 में हाजरा जंक्शन पर उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था। इसके बाद 98 में उन्होंने केएमसी की स्थापना की, लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2006 में, जब उन्होंने सिंगुर और नंदीग्राम में जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एक विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया। इसी आंदोलन ने अंततः टाटा की नैनो फैक्ट्री को वहां से जाने पर मजबूर किया और उन्हें बंगाल की सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ पर सोर्स एक बहुत ही ध्यान देने वाला दावा पेश करता है। कहा जाता है कि सत्ता तो बदल गई, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। नई सरकार ने पुराने कैडर सिस्टम को खत्म करने के बजाय कथित तौर पर उन्हीं लोकल ऑपरेटरों को अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया। यानी सिंडिकेट, कमीशन या जिसे कट मनी कहा जाता है, उसका खेल एक नए झंडे के नीचे बिल्कुल वैसे ही चलता रहा। और शायद इसी सिस्टम का नतीजा था कि हम उस दौर में पहुंच गए जो आज गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय विवादों के कारण सवालों के घेरे में है। हम बात कर रहे हैं उन बड़े घोटालों की जिनका जिक्र सोर्स मटेरियल में विस्तार से है, जैसे शारदा पॉन्जी घोटाला जिसने 17 लाख आम लोगों की जिंदगी भर की कमाई छीन ली, या फिर नारदा स्टिंग ऑपरेशन जिसमें नेता कैमरे पर सरेआम कैश लेते नजर आए, और फिर एसएससी भर्ती घोटाला जहां न सिर्फ 50 करोड़ रुपए नकद मिले बल्कि 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करनी पड़ी। इन घटनाओं ने पूरी सरकारी चयन प्रक्रिया पर ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया।
और बात सिर्फ पैसों के घोटालों तक सीमित नहीं रही। सोर्स कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर भी गंभीर चिंताएं जाहिर करता है। खासकर हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हुई खौफनाक घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। संदेश खाली की घटनाएं हों या फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज का वो बेहद विचलित करने वाला मामला, इन घटनाओं और उनके बाद प्रशासन के ढुलमुल रवैये ने राज्य की प्रशासनिक क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इन सब विवादों के बीच तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जिसे निष्पक्षता से देखना बहुत जरूरी है, और वो है वर्तमान सरकार का विशाल कल्याणकारी नेटवर्क। ये बात बिल्कुल सच है कि राज्य सरकार की 70 से ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं ने जमीन पर गहरा असर डाला है। कन्याश्री जैसी योजना ने लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट को काफी हद तक गिराया है। वहीं लक्ष्मी भंडार के जरिए महिलाओं को हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में पैसे मिल रहे हैं। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स इतने असरदार साबित हुए कि कई अन्य राज्यों ने भी इस मॉडल की नकल की। लेकिन जरा रुकिए, सोर्स यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी सामने रखता है। क्या सिर्फ फ्री स्कीम्स बांटने से गरीबी खत्म हो जाती है? शायद नहीं। आंकड़े देखिए, पूरे भारत में कुल 4 लाख भिखारी हैं और उनमें से 1 लाख यानी 25% सिर्फ पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा राज्य में बड़े उद्योगों की कमी के कारण पढ़े लिखे युवाओं का पलायन, या जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, वो आज भी लगातार जारी है। तो ये सारा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस राज्य के पास बेहिसाब धन, अद्वितीय ज्ञान और बेहतरीन उद्योगों की इतनी शानदार ऐतिहासिक विरासत रही हो, वो आज की इस राजनीतिक और आर्थिक उलझन से बाहर कैसे निकलेगा? वो क्या रास्ता होगा जिससे बंगाल अपने मौजूदा सिस्टम की कमियों को दूर कर सके और एक बार फिर पूरे देश का नेतृत्व करने वाला वो पुराना गौरव हासिल कर सके? इस अहम सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ जाते हैं।